नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, बाल विकास और मनोविज्ञान के भाग फर्स्ट का जो पेपर है, आज हम सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, रीट परीक्षा के अंदर यहाँ पर बाल विकास और मनोविज्ञान के लगभग 30% आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो 30% साथियों पूछे जाते हैं, वो सभी लेवल के लिए होते हैं। लेवल 1 का विद्यार्थी हो या लेवल 2 का विद्यार्थी हो, दोनों के लिए ही ये प्रश्न पत्र है ना वो सेम रहता है। यानी 30% कॉमन आपके आते हैं। साथियों, इस बार अगर आप रीट क्लियर करते हो तो यहाँ पे आपको आजीवन सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और इस बार यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पे एप्लीकेबल किया है। तो सभी छात्रों का हमारा आशीर्वाद है कि आप रीट में 60% जरूर अचीव करेंगे। साथियों, आप इस वीडियो को देखिए। 30% आप देखने के बाद आपको ये अनुमान हो जाएगा कि हमारी 27 फरवरी के लिए कैसी तैयारी है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें साथियों। थोड़ा सा प्रश्नों का जो लेवल है थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस ज़रूर करें साथियों। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे जो है ये है, प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। यानी किसी प्रेरणा का कोई लक्ष्य अपन लेके काम करते हैं और उस प्रेरणाजन्य कार्य को अगर करते हैं तो वो उसमें कैसी विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। तो नंबर 1 है जैसे परिवर्तनशील है, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी है और लक्ष्य प्राप्ति से शांति है, या ये सभी है। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो विशेषताएं इस प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने की होती है, प्रेरणादायी जो भी कार्य हम करते हैं, तो ये तीनों विशेषताएं उसमें क्या होती है, शामिल होती है साथियों। तो आपका इसमें डी ऑप्शन जो हमारा है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है, यदि आपकी कोई बुरी आदत है, यानी समझ लो आप पे मान लो कि आपकी कोई एक बुरी आदत है और एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि कोई भी छात्र उसका अनुकरण ना करे, तो आप निम्न में से क्या करना पसंद करेंगे। यानी आप कक्षा में है और आपकी कोई आदत है, जैसे विद्यालय में आपकी गुटखा खाने की आदत है, तो आप शिक्षक होने के नाते आपका कोई भी छात्र अनुकरण ना करे तो आप क्या करेंगे। आप उस आदत को छोड़ देंगे, उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, छात्रों को की अपने व्यवहार में तुलना करना पसंद नहीं करेंगे, या अपनी आदत बनाए रखेंगे। आप कौन सा काम करेंगे सबसे पहले। तो इसमें सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है, ये पहला ही ऑप्शन है कि आप उस आदत को छोड़ ही देंगे। जब आप उस आदत को करेंगे ही नहीं तो छात्र क्या अनुकरण करेगा। तो इसमें तो आपका सीधा सा साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो, मनोविज्ञान में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से देने होते हैं, यानी समझ के देने होते हैं साथियों, तो इसका थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। और तो आज का तीसरा सवाल है, बालकों में करके सीखने का जो सिद्धांत है, यानी कोई भी सिद्धांत है तो एक करके सीखने का जो सिद्धांत है वो उपयोगी होता है। चूंकि कब उपयोगी होता है, नंबर 1 है, इसमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसमें बालक सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं, इसमें बालकों का जो ज्ञान है वो अधिक समय तक स्थायी रहता है, और इसमें बालकों का जो ज्ञान है ना वो व्यवहारिक होता है। यानी बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है कि इससे क्या है कि बालकों का जो ज्ञान है ना वो अधिक समय तक स्थायी रहता है। जब बालक खुद करके देखेगा तो वो ज्ञान है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है साथियों। तो इसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसी के साथ हम चौथा सवाल यहाँ पे देखते हैं, बालक के व्यवहार में परिवर्तन, यानी कोई एक बालक है, उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना ये किस प्रकार का सीखना है। ठीक है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना किस प्रकार का सीखना है। एक स्थायी है, अस्थायी है, अपेक्षाकृत है, या ये सभी है। यानी कैसा सीखना है साथियों। तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है अपेक्षाकृत ऑप्शन रहेगा साथियों। यानी बालक है जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपेक्षाकृत क्या करता है वो सीखता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा राइट रहेगा। पांचवा सवाल है साथियों, थार्नडाइक का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है। यानी थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत भी हम कहते हैं। तो थार्नडाइक के इस सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है, यानी बल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो गलत ढूंढना है कि किस पे नहीं दिया है, प्रेरणा पर, अभ्यास पर, समझ पर, या इनमें से कोई नहीं। किस पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो उन्होंने समझ पर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, बाकी प्रेरणा, अभ्यास, ये दोनों पे उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन समझ पे नहीं दिया। समझ पे कौन देना है, जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना कॉलर का, वो समझ पे क्या कहता है, ध्यान देता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है। तो थार्नडाइक में ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है छठा साथियों, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभव की सफलता निम्न में से किस पर ज़्यादा निर्भर करती है। यानी जो शैक्षिक दृष्टिकोण है आधुनिक के,
उसमें जो अधिगम अनुभवों की सफलता है वो निम्न में से निर्भर। तो इसमें पहला ऑप्शन है साथियों, देखो वापस देख लेते हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभव की सफलता निर्भर करती है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, ठीक है, सीखने वाले की प्रेरणा पर, या सीखने की परिस्थिति और वातावरण पर। तो ये जो ऑप्शन है वो किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि आपका जो ए ऑप्शन है यानी सीखने वाले छात्र की तत्परता पे भी क्या करेगा, ये निर्भर करेगा। तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा देखो ये कटा हुआ है यहाँ पे मैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। एक बालक समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है वो निम्न में से किस स्तर से है? यानी बालक में समस्या समाधान का जो प्रत्यक्ष संबंध है ना वो निम्न में से किस स्तर से है? बालक खुद ही समस्या का समाधान करके अधिगम करता है, तो ये जो प्रत्यक्ष संबंध है ना वो स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से, या इन सभी से। तो यहाँ पर सातवें का जो राइट आंसर है आपका चिंतन स्तर होगा, यानी एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का जो प्रत्यक्ष संबंध है ना वो उसके चिंतन स्तर से संबंधित होता है। आपका सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आठवां सवाल है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने, या बांडुरा ने? तो यहाँ पर जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है साथियों वो स्किनर ने दिया है, तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। स्किनर ने ही यहाँ पे पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है नौवा, किसी कार्य को सीखने में बालक को दिया जाने वाला पुरस्कार, यानी कोई भी एक कार्य है, किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बालक को कोई पुरस्कार देते हैं, कोई कार्य करता है यानी अच्छा काम करता है तो पुरस्कार देते हैं, तो उस पुरस्कार का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे। बालक उस कार्य को देर से सीखता है, बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उपरोक्त सभी। तो साथ ही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उपरोक्त सभी आ जाए तो आप उपरोक्त सभी नहीं करना, थोड़ा समझना भी है। तो बालक को अगर हम पुरस्कार देंगे तो इसका जो बी ऑप्शन है ना, बालक उस कार्य को क्या करेगा, जल्दी सीख लेता है। सही बात है। अगर हम कक्षा के अंदर किसी बालक को हम छोटी सी भी अगर कुछ ऐसी वस्तु देते हैं जैसे चॉकलेट वगैरह कुछ देते हैं, तो बालक क्या करता है, उसका लालच रहता है कि भाई सर्कल और देंगे, तो वो क्या करता है उसको जल्दी से सीख लाता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि बालक उससे क्या होता है, जल्दी सीख लेता है। अगला सवाल है यहाँ पे, बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो संज्ञानात्मक जो मानचित्र है उसका प्रत्यय किसने दिया है? तो पहले तो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसमें जो एक संज्ञानात्मक मानचित्र होता है ना उसका प्रत्यय किसने दिया है? बांडुरा ने दिया है, टोलमेन ने दिया है, लेवी ने दिया है, या फ्रॉइड ने दिया है? तो किसने यहाँ पे दिया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, बांडुरा ने यहाँ पर दिया है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो संज्ञानात्मक मानचित्र है उसका प्रत्यय है वो बांडुरा ने दिया है, तो इसमें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 11वां सवाल है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे? यानी एक का प्रभाव दूसरे सीखने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम कैसा सीखना कहेंगे? तो यहाँ पर पहला है निषेध प्रशिक्षण स्थानांतरण, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, या तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? तो इसमें जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, शून्य प्रशिक्षण स्थान होगा, यानी एक काम का दूसरे काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम क्या कहते हैं, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। आपका बी ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण रहेगा। अगला सवाल है 12वां, शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट हम जो भेजते हैं उससे क्या होता है? यानी शिक्षक के द्वारा उसके अभिभावकों को जो बालक की मानसिक रिपोर्ट भेजी जाती है उससे क्या होता है? शिक्षक को गप्पे हाँकने का व्यक्त मिल जाता है, शिक्षक को अलौकिक बनाता है, शिक्षक और अभिभावक के संबंध बना रहता है, बालक के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो सबसे बेस्ट इसका सी ऑप्शन रहेगा साथियों कि शिक्षक और अभिभावक का जो संबंध है ना वो इसमें बना रहता है। तो आप इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, कॉलर ने दिया है, या स्किनर ने दिया है? तो अभी थोड़े देर पहले समझ नाम जो आया था वो इसी सिद्धांत से संबंधित था। तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है साथियों जो देने वाले हैं वो आपके कोहलर है। कौन है? कोहलर। तो इसका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है 14वां, निम्न में से क्या बालक के लिए पुरस्कार और दंड एक प्रकार है? यानी अगर हम किसी बालक को भले पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं तो ये किसके अंदर आता है? यानी आंतरिक में आता है या बाह्य प्रेरणा में आता है, क्या आता है? ठीक है, तो बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी बालक को हम अगर पुरस्कार और दंड देते हैं ना
तो वो एक तरह की आपकी बाह्य प्रेरणा कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों? बाह्य प्रेरणा आपका कहलाती है, ठीक है? बाहर से हम उसे क्या करते हैं? प्रेरणा दे रहे हैं। तो आपका इसमें आपका जो ए ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है आपका 16वां 15वां सवाल है साथियों। एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है, ठीक है? तो आपका जो मन है ना, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो आप क्या उचित समझेंगे उस वक़्त, ठीक है? बालकों को डाँटकर अपना मन हल्का कर लेंगे, बालकों को पढ़ाएँगे नहीं, बालकों से मारपीट करेंगे, अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका जो है डी रहेगा साथियों, कि अपनी समस्या है ना वो अपने तक ही सीमित रहे, यानी बालकों को उसका एहसास तक नहीं कराया जाए, ताकि बालकों का उसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव उस कक्षा के अंदर नहीं पड़े। तो ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप शिक्षक जब बनेंगे, रीट क्लियर करके मेन एग्जाम देंगे तो। और अगला 16वां सवाल है साथियों, आपकी कक्षा के एक बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो 150 के करीब है, यानी आईक्यू जो लेवल है छात्र की वो 150 के करीब है, तो वो कैसा बालक होगा? अति प्रतिभाशाली बालक होगा, पिछड़ा बालक होगा, मंद बुद्धि बालक होगा या असंतुलित बालक होगा? तो वो किस तरह का बालक होगा? तो वो एक अति प्रतिभाशाली बालक होगा, ठीक है? 150 के करीब है तो एक अति प्रतिभाशाली बालक रहेगा। हम जानते हैं कि जो 140 से ऊपर होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, लेकिन इसकी 150 के लगभग है तो ये एक अति प्रतिभाशाली बालक होता है। और बुद्धि लब्धि का सूत्र है ना, वो स्टर्न ने दिया था, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला 17वां सवाल है, निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा, यानी आपकी कक्षा के अंदर सभी बालक तो प्रतिभाशाली नहीं हो सकते, लेकिन कुछ बालक आपके पिछड़े होते हैं, तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के फलस्वरूप कौन-सी जो बातें हैं, वो सम्मिलित की जानी चाहिए, ठीक है? तो पिछड़े बालकों के लिए हम कौन-सी बातें नहीं सम्मिलित कर सकते हैं? तो देखो पहला है, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं का हम व्यवस्था करेंगे, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था हम करेंगे या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही काम आपको करने पड़ेंगे अगर आपकी कक्षा के अंदर पिछड़े बालक है, तो ये आपको तो अपनाना ही पड़ेगा। अगला सवाल है हमारा 18वां सवाल है साथियों, निम्न में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार, यानी कोई एक बालक है, उस बालकों के जो समस्यात्मक व्यवहार है उसका एक कारण इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है? यानी बालक जैसे समस्या से ग्रस्त बालक है तो समस्यात्मक अलग होता है, तो समस्यात्मक बालक का एक कारण कौन सा नहीं हो सकता है? निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार, अनैतिक व्यवहार या मनोरंजन की सुविधा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है? तो देखो निर्धनता रहेगी तो भी वो समस्याग्रस्त रहेगा घर में, ज़्यादा लाड प्यार होगा तो भी वो समस्याग्रस्त रहेगा, अनैतिक व्यवहार अगर घर में हो रहा है तो भी क्या होगा, वो समस्यात्मक व्यवहार का कारण होगा। लेकिन जब मनोरंजन की सुविधा होगी ना, तो वो एक समस्यात्मक कारण नहीं रहेगा। तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट रहेगा। 19वां सवाल है, मौलिकता का जो गुण है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, मौलिकता का जो गुण है ना, वो किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? ठीक है? प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में या शिक्षित माता-पिता के बालकों में? यानी किसमें मौलिकता का गुण है वो पाया जाता है? तो यहाँ पे साथियों जो सृजनशील बालक होते हैं ना, क्रिएटिव बालक, उसके अंदर यहाँ पे मौलिकता के गुण पाए जाते हैं। यानी कोई भी अनुपयोगी जो वस्तु होती है उससे हम कलात्मक वस्तु अगर बना देता है, ठीक है, या छोटी मोटी चीज़ें ढूंढ के वो अच्छी चीज़ बना देता है, तो वो एक सृजनशील बालक होता है, तो उसमें ही मौलिकता के गुण पाए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है 20वां साथियों, यहाँ पे 20वें सवाल की अगर बात करते हैं, सीखने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को आवश्यक है कि, यानी सीखने में छात्रों को प्रेरणा देनी है, ठीक है, प्रेरणा प्रदान करनी है, तो वो प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या आवश्यक है? पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करे, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करे, बालकों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने का अवसर दे या उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो देखो, बालकों की रुचि उत्पन्न करेंगे, सही बात है। अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करें, ये भी सही है। बालकों को सामूहिक रूप से भाग लेने का अवसर देंगे, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट रहेंगे, तो आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों। 21वें सवाल की हम बात करते हैं, बालकों में सीखने की जो क्षमता है वो निम्न में से किस पर ज़्यादा डिपेंड करती है? कोई भी एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में, तो उसके सीखने पर सबसे ज़्यादा वो निर्भर है, वो किस पर रहेगा, ठीक है? सीखने की क्षमता निम्न में से किस पे ज़्यादा निर्भर करेगी, ठीक है? उसकी सामाजिकता पर, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर, उसके परिवार पर या उसकी संस्कृति पर। तो सबसे ज़्यादा किस पे करेगी? तो उसकी व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है ना, उस पे सबसे ज़्यादा भिन्न है। अगर देखो कोई बालक कक्षा के अंदर क्या करता है, थोड़ा-सा प्रतिभाशाली होता है तो वो जल्दी सीख लेता है। सीखने की क्षमता अलग-अलग होती है हर बालक की। तो हम एक कक्षा के अंदर 10 बालक हैं, तो 10 के 10 बालक की जो सीखने की क्षमता है ना, वो एक जैसी नहीं हो सकती। उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पे डिपेंड करती है, कौन जल्दी सीख लेता है, कौन लेट सीखता है और कौन नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पर तो ये आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल इसमें करेक्ट रहेगा साथियों। 22वां सवाल है, जब माता-पिता घर से बाहर जाते हैं, मान लो माता-पिता घर से बाहर चले गए आपके, तब बालक कल्पना करता है कि वे उसके लिए खिलौने लाएँगे।
तो छात्र कल्पना कर रहा है, यानी मन में कह रहा है कि पापा खिलौने लेकर आएंगे। तो ये किस प्रकार का चिंतन कर रहा है वो, ठीक है, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक या से सभी। तो वो क्या कर रहा है साथियों, किस तरह का कर रहा है। तो आपको लगता है, देखो कल्पना कर रहा है, यहाँ से नाम पकड़ना है, कल्पना कर रहा है, तो ये कल्पनात्मक चिंतन होगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन है, थोड़ा नाम से आपको पकड़ करना साथियों। तो इसका थोड़ा सा आप थोड़ा सा ऐसे सवालों का ध्यान जरूर रखें। अगला सवाल है हमारा 23वां, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर कौन होता है। यानी कक्षा कक्ष के अंदर पढ़ाई चल रही है, तो उस वक्त देखो छात्र होता है, उस वक्त कौन होता है, शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। तो उसमें स्वतंत्र चर कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, आपके मन में लग रहा होगा कौन सा ऑप्शन होगा, शिक्षक। शिक्षक उसमें क्या होता है, एक स्वतंत्र चर होता है, यानी अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो कक्षा पढ़ेगी, नहीं पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ेगी, शिक्षक पे ही वो क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है साथियों, कक्षा। तो यहाँ पर वो स्वतंत्र रहेगा। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 24वां सवाल है साथियों, प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। यानी प्राइमरी लेवल की जो कक्षाएं हैं 1 से 5 तक, उसका निरीक्षण हम क्या करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसका क्या कारण है। शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना, बालकों की पढ़ाई रुचिकर बनाना, प्राध्यापक के महत्व को बढ़ाना, या अध्यापक को कक्षा कक्ष में नित्य उपस्थित रहना, क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, पहला ही ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम कार्य है ना, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर आप बार बार निरीक्षण कर रहे हैं तो जो शिक्षण कार्य है, तो जो भी कक्षा में अध्यापक है वो निरंतर पढ़ाते रहेंगे, यानी वो बाहर नहीं निकलेंगे या कक्षा अव्यवस्था नहीं होगी। तो यहाँ पर जो अधिगम है ना, सुचारू ढंग से चलता रहेगा, यही होता है आप बार बार सुपरविजन कर रहे हो तो। अगला सवाल है 25वां साथियों, इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो बालकों की उपलब्धि को, कोई सी विशेषता है जो बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अध्यापक की अभिवृत्ति, अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप, अध्यापक का अनुभव, या पर्याप्त सुविधाओं का होना। यानी कह रहा है कि विशिष्टता ऐसी कौन सी है जो बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है, बालकों की उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो इसमें देखो आपका ये डी ऑप्शन राइट है साथियों, पर्याप्त सुविधाओं का होना। अगर ज़्यादा सुविधाएं होगी, तो अगर विशिष्ट बालक है तो उसकी जो उपलब्धि है ना, उसमें उसको क्या करती है, प्रभावित करेगी। अगर सुविधा देखो आपके पास, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे इंटेलिजेंट बालक हैं, और आपको मान लो कि घर पे मोबाइल मिल चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई को धीरे धीरे क्या करेंगे, उस पर दबाव पड़ता जाएगा, आप पढ़ाई गौण कर देंगे, ठीक है। तो सुविधाएं अगर ज़्यादा होगी ना, तो उसका प्रभाव है ना, वो सबसे ज़्यादा पड़ता है आपके स्टडी पर, ठीक है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे 26वें सवाल को आप थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 26वां सवाल है हमारा, कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र है ना, क्या करते हैं। यानी एक कक्षा चल रही है, उस कक्षा का सफल शिक्षण है ना कब होगा, ठीक है। तो चुपचाप शांत बैठे होंगे छात्र, प्रश्न पूछने उत्तर देने में तत्पर होंगे, अध्यापक की हर बात लिख लेते हैं, साफ सुथरे स्कूल ड्रेस के अंदर आएंगे। तो सबसे अच्छा शिक्षण है ना तभी सफल होता है जब प्रश्न पूछने और उत्तर देने में छात्र क्या होते हैं, हमेशा ही तत्पर रहते हैं। यानी एक कक्षा के अंदर शिक्षक क्या करता है, प्रश्न पूछ रहा है, छात्र खड़ा होकर उसका जवाब दे रहा है, तो निरंतर ये प्रक्रिया करती चलती जा रही है। तो इसमें क्या होता है, जो कक्षा का जो पीरियड होता है, जैसे 35 मिनट का जो पीरियड होता है, वो बिल्कुल सफलतापूर्वक आपका वहाँ पे निकलता है, और शिक्षण भी बेहतरीन होता है। 27वां सवाल है, शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। यानी शिक्षण संबंध स्थापित करना है आपको, तो उसकी प्रक्रिया में किसके अंतर्गत आती है ये प्रक्रिया, ठीक है। शिक्षण और विद्यार्थी के मध्य, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य, या शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, किसके बीच में अगर संबंध अच्छा होगा, तो जो शिक्षण की प्रक्रिया है ना, वो सबसे अच्छी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबको लग रहा है था, अगर कक्षा है तो कक्षा के अंदर शिक्षक होगा, शिक्षक के साथ विद्यार्थी होगा, और पाठ्यक्रम होगा। इन तीनों के बीच में अगर संबंध स्थापित अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पर शिक्षण भी सबसे बेहतरीन होगा। अगला सवाल है हमारा 28वां सवाल है साथियों, यहाँ पे, बालकों के द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय है। बालकों के द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न से सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है। मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। तो बालकों के द्वारा अगर रटना कम करना है, यानी कोई बालक है कक्षा के अंदर, रटने की प्रवृत्ति उनमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, आप मूल्यांकन विधि में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मूल्यांकन प्रवृत्ति में आप बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो गलत रहेगा। शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, शिक्षण विधि में परिवर्तन कर सकते हैं, ये बात सही होती है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे, नहीं। पाठ्य सामग्री क्रिया को बढ़ावा देंगे, ये भी नहीं। तो आपका जो बी ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। शिक्षण विधि में आप क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर जिस विधि से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो वो रट रहा है,
तो आप क्या करें, शिक्षण विधियों में बदलाव कर देंगे। तो अगर बच्चा उस आपकी शिक्षण विधि को सही तरह से बदलाव की शिक्षण विधि को सीख लेता है, तो इससे क्या होता है, उसका रटना धीरे-धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। आप उसे क्रिटिक कर सकते हैं। 29वां सवाल है साथियों, यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें, तो अध्यापक को उस वक्त क्या करना चाहिए? मान लीजिए सभी बच्चे मना कर देते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? पढ़ाना बंद कर देंगे, पढ़ने का आग्रह करेंगे, रुचि कर ढंग से सुनने और सुनाने का कार्य शुरू कर देंगे, या प्रधानाचार्य कक्ष में बदल लेंगे। तो उस वक्त क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर रुचिकर ढंग से सुनने और सुनाने का कार्य शुरू कर देंगे। ठीक है, आप कोई टॉपिक ऐसा ले लेंगे तो बच्चे उसमें क्या करेंगे, रुचि लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, धीरे धीरे चेंज करते करते आप उसकी पढ़ाई के लेवल में लेकर आ जाएंगे। तो आप बच्चों को वो भी नहीं लगेगा और बच्चे पढ़ना भी शुरू कर देंगे। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, 30वां, एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यानी एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? समूह सहिष्णुता, सामाजिक परिपक्वता, समवेगात्मक समरूपता या समूह की एकरूपता? कौन है सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? तो यहाँ पे साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सामाजिक परिपक्वता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक रहेगा साथियों। तो आज की क्लास में साथियों मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमने चर्चा की है। साथियों आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए साथियों। हमारा वीडियो कैसा है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।